तारुफ करवाइए। मेरा ताल्लुक ज़िला अरनाई से है। पूरे बलूचिस्तान का नाम रोशन किया। बलूचिस्तान से मैं वाहिद कैंडिडेट था जो सिलेक्ट हुआ। जाने का मौका आपको कैसे मिला? पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गोल्ड मेडल जीता तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? उन्होंने मुझसे मेरा वही सिल्वर मेडल ले लिया दोबारा। गोल्ड मेडल जीता है तो आपकी खुशी तो डबल हो गई। 2 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम हुए। लगाने के बजाय वो काट रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो कैसा माहौल था उस कैंप का? उनके अंदर वो जज्बा था कि उन्होंने काम करना है। तो आपके घर वालों ने आपको पार्टी दी कोई? मुझे पाकिस्तानी खाना अभी के अभी खिलाना है। खाना आपको कैसा लगा? मैंने प्लेट भर के खाए थे और वो हंस रहे थे। साइंस और तहकीक की तरफ रागिब कर सकते हैं। मलेरिया के लिए ड्रग्स है, वैक्सीन नहीं है। ऐसा क्या खास था जिसने आपको पोजीशन दिलवाई? और उसका एक ही तरीका है कि हम पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अस्सलामुअलैकुम। मेहमान नज़रबान के साथ आपकी मेज़बान मैं हूँ सैयदा नताशा। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों को तहकीक और इल्म के चिराग से रोशन किया। थाईलैंड में होने वाले साइंस एशियन कैंप मुकाबले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बलूचिस्तान का नाम रोशन किया। तो उनकी कामयाबी की कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए और ये बताइए कि आपने अपना तालीम का सफ़र कहाँ से शुरू किया? मेरा नाम डॉक्टर मलिक सैयद शहाबुद्दीन है। मेरा ताल्लुक ज़िला अरनाई से है और मेरे वालिद साहब जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट टीचर हैं। हम 4 भाई बहन हैं और मेरी इब्तदाई तालीम जो है अपने गांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने BRC जॉब से जो है अपनी मैट्रिक और FSC को कवर किया और फिर जो है अल्लाह ने मुझे नवाज़ा MBBS की सीट से। और फिर मैं पढ़ने के लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब BMC में 3rd ईयर का तालिब-इल्म। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए एशियन साइंस कैंप में जाने का मौका आपको कैसे मिला? किसने आपको बताया इस बारे में? मेरी एक मैम है डॉक्टर नरगिस हैदर साहिबा। उन्होंने मुझे एक एडवर्टाइजमेंट भेजी जिसमें पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने ये कहा था कि हम 8 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे और ये स्टूडेंट जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे एशियन साइंस कैंप में। तो इसके लिए एक टेस्ट हुआ जियोलॉजिकल सर्वे सरियाब में। तो वहाँ पर हम कुछ दोस्त गए, हमने टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद जो है अल्लाह का करना ये था कि वाहिद में ही था बलूचिस्तान से जिसने टेस्ट पास किया और मुझे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू होने के बाद फिर उन्होंने जो है हमें सेलेक्ट किया और इंटरव्यू के लिए तकरीबन उन्होंने 30 कैंडिडेट्स को बुलाया था, जिनमें से उन्होंने 8 कैंडिडेट सेलेक्ट किए और बलूचिस्तान से मैं वाहिद कैंडिडेट था जो सेलेक्ट हुआ। वेरी नाइस। तो ये आपका फ़र्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जो आपने अटेंड किया था? ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उन लोगों से मिलने का जो इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, चाहे वो वैक्सीन्स बनाने की सूरत में हो या फिर वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की सूरत में हो या फिर वो नोबेल लॉरिएट्स हो, उनसे मिलने का। तो कैसी फीलिंग थी आपकी जब आपने दूसरी कंट्री में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीता? तो जब आपको पहले पता चला कि आपने गोल्ड मेडल जीता तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मुझे याद है कि जब उन्होंने हमें पिचिंग के लिए सेलेक्ट किया तो मैं बड़ा घबराया सा बाहर आया और मैंने डायरेक्ट वालदा को कॉल मिलाई और वालिद साहब साथ बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा कि अब मेरे लिए दुआ करें, हम जो है पिचिंग के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और हो सकता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। और फिर अल्लाह का करना ये था कि पहले उन्होंने मुझे सिल्वर मेडल के लिए बुलाया और सिल्वर मेडल के लिए उन्होंने हमारी तस्वीरें भी ली। और जब मैं जैसे स्टेज से उतरा तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि देयर इज़ मिस्टेक। तो उन्होंने मुझसे मेरा वही सिल्वर मेडल ले लिया दोबारा और फिर कुछ लम्हों बाद दोबारा मुझे गोल्ड मेडल के लिए बुलाया। और शायद मैं कहूँ कि उस वक्त मेरे जज्बात और जो मेरी खुशी की इंतहा थी वो एक अलग ही लेवल पे थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी 4 बहनें और मेरे वालिद साहब जो है, मैंने हमेशा यही चाहा है कि वो उनको खुश कर सकूं और साथ ही साथ जो है अपनी सूबे के लिए, उस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जो है करके आऊँ। और इस उम्र में अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो ये अल्लाह ताला का फजल करम। आपकी तो खुशी दोबाला हो गई होगी जब सिल्वर से उन्होंने अनाउंसमेंट दी कि नहीं आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपकी खुशी तो डबल हो गई होगी। तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है जब मैं चेयर पे था, तो जब आप इस तरह के इवेंट्स में होते हैं तो आपकी बॉडी जो है, बीइंग डॉक्टर जो है वो मुझे इस बात का इल्म है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी पीक पर होता है, जब आपके एड्रेनालिन जो है वो पीक पर होते हैं, आप घबराए से होते हैं, कांप रहे होते हैं। और फिर जब उन्होंने सिल्वर मेडल ले लिया तो एक पल तो ये लगा कि शायद आपको मेडल मिले ही ना।
तो लेकिन अगले पहल जो है उन्होंने जब मेरा नाम लिया तो मुझे यकीन नहीं आया कि अब जो है मैं दोबारा गोल्ड मेडल के लिए सेलेक्ट। अच्छा, ओवरऑल कितनी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे इस कैंप में? पूरी एशियन कंट्रीज से जो है वो टीम्स बनी थी और आई थी। तो कैसा माहौल था उस कैंप का? दूसरे स्टूडेंट्स कैसे थे? उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? तो सबसे बढ़कर हमें वहाँ पे ये सीखने का मौका मिला कि जो बाकी दुनिया के जो लोग हैं या जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारी तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें दिल लगाकर काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये करना है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि 3 गोल्ड मेडल्स थे और उसमें से 2 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम हुए, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर, पाकिस्तान में मौजूद नौजवान नस्ल के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो इस मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। हाँ, बस ये है कि गवर्नमेंट ने और बाकी जो फलाई इदारों ने, उन्होंने इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है और उनकी बेहतरीन तालीम के लिए उनकी मदद। आई थिंक मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में करियर काउंसलिंग लाजमी होनी चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि हमने जाना इधर है या उधर है। हम लोग वो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर। नोट किया होगा आपने ये। तो इसके लिए तो मैंने ख़ुद यही सोचा था, जब मैं ताइलैंड जाने से पहले ही मेरा यही प्लान था कि बीइंग अ डॉक्टर जो है, अब मैं हर गवर्नमेंट स्कूल जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गवर्नमेंट स्कूल मुझे इनवाइट करेंगे, मैं जाकर उनके वहाँ पे मौजूद बच्चों को ये बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है, और आपने करियर काउंसलिंग की जो बात की ये उनको मैंने बताना था। और इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि जैसे मुझे मौका मिले तो बलूचिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं, जहाँ तक मेरी पहुँच हो, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, मैंने वहाँ पहुँच कर हर बच्चे को यही बताना है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आपने सिर्फ उस पर काम करना है और आपने आगे बढ़ते रहना है। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आपका जो पोस्टर था तहकीकी, इसका मौजू क्या था? तो आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ख़ास करके नॉर्दर्न केपी के रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। जब मैं नॉर्थर्न एरियाज़ पर अपने दोस्तों के साथ, जब हमारा कॉलेज टूर था, जब हम वहाँ गए तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वाकई लोग जो है वो दरख्त जो है ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितनी शिद्दत के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं शायद कोई भी ऐसा ना करता हो। और ये बड़ा जुल्म है कि जब आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। और मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि जिन नदी नालों के करीब घर बनाए जाते हैं और फिर बारिश के पानी का रास्ता रोक लिया जाता है, फिर वही बारिश का पानी जो है उन्हीं घरों को अपने साथ बहा ले जाता है, क्योंकि पानी का जो रास्ता 100 साल पहले का है वही रास्ता रहेगा। अब हम इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह के हम दरख्त लगाएं। और इस पर इसके अलावा जो है हमने ये देखा कि सिर्फ दरख्त नहीं कि जो हमारे पास विजुअल हमारे अराउंड सराउंडिंग में है, बल्कि इससे वो लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज से, जो समंदर के अंदर है, जिनका हम सिर्फ नाम सुन चुके हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ डायनासोर्स का नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने उन्हें देखा नहीं। तो हमने जो है उन मेरीन स्पीशीज़ पर जो है अपनी रिसर्च की, उन मेरीन बायोलॉजिस्ट के आर्टिकल्स पढ़े और उन एक्सटिंक्ट यानी आने वाली 10 सालों में एक्सटिंक्ट होने वाली उन स्पीशीज़ का डेटा निकाला मेरीन लाइफ का, जो आम इंसानों की वजह से जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यानी एक डेटा के मुताबिक 2019 में एक वेल मछली ने सिर्फ 80 पाउंड जो है वो प्लास्टिक इंजेस्ट करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा और भी ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि इंडेंजर्ड है। तो इन स्पीशीज़ के लिए जो है हमने फिर जो है इन पे रिसर्च की, और साथ ये बताया कि अगर ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो तो बायोडाइवर्सिटी पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और साथ ही साथ ये भी बताया कि हम इसके लिए क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पोस्टर में ऐसा क्या ख़ास था जिसने आपको पोजीशन दिलवाई? मेरे पोस्टर की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि हमने क्लाइमेट चेंज पर काम किया, क्योंकि अभी तक लाशऊरी में या शऊर ना होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो गर्मी का बढ़ना है या नेचर का चेंज हो जाना है ये सिर्फ अल्लाह के काम है और अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हमें दी गई हैं, यानी दरख्त लगाना, या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हमें दी गई है कि आप दरख्त ना काटें, ईंधन का कोई और ज़रिया ढूंढ लें, तो उसको हम भूल चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इवन दो वहाँ पे एक रिसर्च हुई और रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया कि अगर इस तरह की क्लाइमेट चेंज रही तो आने वाले 50 सालों में बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है, वो डूब जाएगा।
यानी ये क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हो सकता है। और हम देख रहे हैं अपने नॉर्थर्न रीजन्स में कि जो कि आप कह सकते हैं जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत जो है, जो वहाँ पे अच्छी अच्छी वादियाँ मौजूद है, फेरी मेडोज़ है, बाकी बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन वो बड़ी इफ़ेक्ट हुई है, अभी लैंडस्लाइडिंग हुई। यही मैंने फेसबुक पे एक पेज पे देखा, 2 पिक्चर्स दी हुई थी आज से 10 साल पहले की, बाबूसर टॉप का नाम आपने सुना होगा, और अभी की। तो वहाँ से बिल्कुल जितने भी दरख्त थे लोगों ने वो रिमूव कर दिए थे। तो फिर जाहिर है ऐसी चीज़ें तो होनी है। क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा डिज़ास्ट्रस ये है, मोमेंट है हमारे लिए कि लोग जो है ना दरख्त काट रहे हैं, लगाने के बजाय वो काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको जो ये तहकीक करनी थी, इसके लिए आपको कितना टाइम मिला था तैयारी करने के लिए? ये 3 दिन तक हमारी जो लेक्चर्स थे या प्लेनरी सेशंस थे वो नोबेल लॉरिएट्स के साथ थे। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था कि पहले हम ये सुनते थे कि नोबेल प्राइज़ मिलता है और उन लोगों को मिलता है कि जो ग्लोबल काज के लिए काम करें, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जब हम उनके साथ मिले तो उनके आइडियाज़ भी हम जैसे थे, सिमिलर थे। हाँ, बस ये था कि उनके अंदर वो जज्बा था कि उन्होंने काम करना है। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। दे वर लाइक स्टूडेंट्स विद अस, और वो फ्रेंड्स की तरह थे हमारे साथ। और जब हमने ये देखा कि वो इस तरह हमारी मदद कर रहे हैं और इस तरह जो है हमें बता रहे हैं चीज़ें, तो हम उनसे बड़ा अफेक्ट हुए और मुतासिर हुए कि इस लेवल तक आकर भी जो है वो इन स्टूडेंट्स को समझाते आ रहे हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, ये जो कैंप था वहाँ पे ज़ाहिर है आप लोग की कन्वर्सेशंस भी हुई होंगी साइंसी, तो उससे आपको कितना एक्सपोजर मिला, क्या क्या सीखने को मिला आपको? एक्सपोजर में तो सबसे बेहतरीन बात एक्सपोजर की यही होगी कि कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी हुआ। कि हमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिले, साउथ कोरिया से लेकर फिर जॉर्जिया तक जो है हमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिले, और साथ ही साथ उनके आइडियाज़ हमने कैप्चर किया कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है तो फिर उसको कुछ ग्रेड्स के बाद सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की तरफ जो है अपनी जो है गौर व फ़िक्र जो है वो मज़कूर करे और वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ता रहे। तो इससे हमें बड़ी जो है वो एक मोटिवेशन मिली कि अगर हम काम करना चाहें तो ख़ास छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर दिल लगाकर काम करें तो हम भी बाकी नेशंस की तरह आगे बढ़ सकते। अच्छा, आपके वहाँ पे दोस्त भी बन गए होंगे दूसरी कंट्रीज़ के, तो उनके साथ अभी इंटरेक्शन है या नहीं है? ज़रूर। तो सबसे बढ़कर जो है बांग्लादेश के जो हमारे स्टूडेंट्स थे ढाका यूनिवर्सिटी से, उनसे हमारी मुलाकात हुई। इस तरह रशिया के मॉस्को के स्टूडेंट्स थे, उनसे आजकल बात होती रहती है। और श्रीलंकन डेलीगेट था, नेपाल का भी, और इवन दो इंडिया के स्टूडेंट्स थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और थाईलैंड के अपनी स्टूडेंट्स जो है उनसे हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। फ्यूचर में आपने बलूचिस्तान का अल्बर्ट आइंस्टाइन ही बनना है। कोशिश यही होगी, क्योंकि सिर्फ मैंने नहीं, मैं सोचता हूँ कि आसपास मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, दे एग्जिस्ट, और वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि थाईलैंड का खाना आपको कैसा लगा? कोई ऐसी डिश जो आपको याद हो, क्या बोलते हैं, मुझे बार बार मिले वो? थाईलैंड का खाना तो मुझे याद पड़ता है 2 दिन तक तो ऐसा था जैसे हम हाइबरनेशन में चले गए हों, क्योंकि वहाँ का खाना और हमारे पाकिस्तानी जो स्पाइसेस है वो काफ़ी रिच हैं। बाकी चीज़ें जो है जैसे भी हों, हमारे खाने का मुकाबला है ही नहीं, ज़्यादा मज़े का। बड़े मज़े का खाना है। तो 2 दिन तक उन्होंने हमें हाइबरनेशन पे रखा, और फिर अगले दिन जो उन्होंने मीठे चावल बनाए थे और नाम उसका बिरयानी रख दिया था। तो मुझे याद पड़ता है मैंने प्लेट भर के खाए थे और वो हंस रहे थे कि इतना ज़्यादा कौन खाता है। मैंने कहा अब 2 दिन से हाइबरनेशन पे जो रखा है खाना, उनका अपने कल्चर के हवाले से ठीक था, वो सूप्स खिलाते थे बाकी चीज़ें, लेकिन वो हमारे लिए शायद तो आपने उनको बिरयानी की रेसिपी नहीं दी? हमने इवन दो अपने टीम लीडर को कहा कि आप हमें जो है यूटेंसिल्स प्रोवाइड करें, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। कढ़ाई बना लेंगे। हमारी तो वो डिश है कढ़ाई, जो हमने इंस्टेंट बनानी होती है, पिकनिक हो या कुछ भी हो, बस हम कढ़ाई बना लेते हैं। हमने कहा खुद खाना बना लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका खाना खाया नहीं जाता था, और उनके वो बिल्कुल ऐसा था कि उनके अंदर स्पाइसेस उनकी अलग थी, बाकी वो चीज़ें भी सब। अच्छा, जब आप वापस आए पाकिस्तान तो आपके घर वालों ने आपको पार्टी दी कोई जीतने की? मैं जब घर वापस आया तो लैंडिंग तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे थी, और मुझे याद पड़ता है कि मैं पहल जो है अपनी टीम लीडर के साथ, डॉक्टर रियाना बतूल पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की डायरेक्टर है, उन्हीं के साथ मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैम आपने मुझे पाकिस्तानी खाना अभी के अभी खिलाना है। तो रात के गालबन 12 साढ़े 12 बजे थे, तो हम गए E11 में या E8 में, गालबन इस्लामाबाद में जानान रेस्टोरेंट के नाम से जो था, वो पश्तो कल्चर पे उनका फूड था। तो जी मैंने पुलाव मंगवाया, रोश मंगवाया और खूब खा लिया। मैंने कहा वो जो हाइबरनेशन थाईलैंड में रही है वो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक। अच्छा ये बताइए कि
हम अपने नौजवानों को किस तरह साइंस और तहकीक की तरफ राग़िब कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि हम अपनी स्कूल और कॉलेजेस में जो है साइंटिफिक रिसर्च लैब्स बनाएं, अपनी लैब्स पर काम करें और उन बीमारियों का बच्चों को बताएं कि जिन पे काम करना ज़रूरी है। यानी अगर हम देखें कोरोना वायरस जो है वो उसके लिए जो है 2023 में ही वैक्सीन बना लिया गया, यानी एक मुख्तसर और अरसे में ही ये वैक्सीन बना लिया गया। लेकिन अगर हम HIV की बात करें, हम एड्स की बात करें, तो उसका फर्स्ट केस 1953 को रिपोर्ट होता है, लेकिन अभी तक उसका वैक्सीन नहीं है। मलेरिया के लिए ड्रग्स है, वैक्सीन नहीं है। इन्फ्लुएंज़ा के लिए जो है मेडिसिन्स मिल रही है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट्स अगर इसी तरह रिसर्च पे काम करें और शुरू से ही उन्हें साइंटिफिक लैब्स के मतलब समझाया जाए, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट नोबेल लॉरिएट पाकिस्तान से ही होगा। जब आप वहाँ से जीत कर आए, वज़ीर सेहत ने आपको इनाम से नवाजा, आप हमारी गवर्नमेंट से और क्या उम्मीद रखते हैं? मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा, चीफ मिनिस्टर साहब से, सरफराज बुगटी साहब से, कि आपको ओन करना चाहिए। सिर्फ मुझे नहीं, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा कि आप मुझे ऑन करें, आप उन तमाम लोगों को ऑन करें। आप उन तमाम गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाएं जो बलूचिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनको नवाजें जो आपके बस में, उनकी जो उनकी ज़रूरियात है या जो वो चाहते हैं कि वो अगर कोई रिसर्च लैब बनाने का कह रहे हैं या किसी और तरह काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी मदद करें। अच्छा, आप अपने जैसे बाकी नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि हर एक चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं। अगर एक आग 40 साल की लगी हुई है तो आप उसको एक दिन में नहीं बुझा सकते। आपने अगर पूरे सिस्टम को चेंज करना है तो अपने सिस्टम में उन लोगों को बिठाना है जो ईमानदार, जो अच्छे हों, जिनके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा हो, जो ये समझते हो कि उनका जीना मरना सब यहीं पे है, जो ये समझते हो कि इस मुल्क ने उनको नवाजा है, इस मुल्क ने उनको आइडेंटिटी दी है। जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो मेरी आइडेंटिटी ये मुल्क है, और इस मुल्क के लिए अगर हमने कुछ करना है तो उसका वाहिद हल ये है कि हम जब भी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचे तो हमारा एक ही मकसद हो कि हम खिदमत खल्क़ करते रहें, और उसका एक ही तरीका है कि हम पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मलक सैयद शहाबुद्दीन, जिन्होंने थाईलैंड में जाके इतना बड़ा मुकाबला जीता, और इसके अलावा उन्होंने इतना पॉजिटिव मैसेज दिया कि अगर आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर, किसी ऐसी जगह पर आ जाएं तो खिदमत खल्क़ आपने नहीं छोड़नी, आपने अपनी मेहनत करनी है, अपना रास्ता आपने सीधा रखना है, बाकी नवाजने वाला अल्लाह ताला है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।